फिर से एक बार आप सभी लोगों का गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं। मैं मुजम्मिल जमील और इस वक्त फिर एक बार सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्रास से आप सभी लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं और आज हमारे साथ एक खास मेहमान खुसूसी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे और द्रास के हॉस्पिटल्स के बारे में और द्रास के लोगों के किस तरह के इस पे भी हम बात करेंगे। मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे आज के मेहमान खुसूसी हैं डायरेक्टर हेल्थ यूनियन टेरिटरी लद्दाख मुटुक दोरजे सर, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वेलकम करते हैं गुलिस्तान न्यूज़ में। शुक्रिया सर। जैसा आज आपने द्रास हॉस्पिटल को लेकर एक विजिट किया है, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि द्रास हॉस्पिटल में जब आपने विजिट किया तो यहाँ पे आपकी मुलाकात लोगों से भी हुई और आपके स्टाफ से भी यहाँ पे आपने बात की, लेकिन क्या कुछ आपको यहाँ आकर महसूस हुआ कि द्रास हॉस्पिटल को और बेहतर बनाने के लिए किस तरह की कोशिश? शुक्रिया मुजम्मिल जी। आज हम लोग को एक सरप्राइज़ विज़िट पे आए हैं। सरप्राइज़ विज़िट का उससे ये पता चलता है कि आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा हेल्थ केयर सर्विसेज में प्रिपेयर्डनेस क्या है। तो इसको असेस करने के लिए कि हमें किसी को स्टाफ को भी नहीं पता था कि हम आ रहे हैं, तो हम लोगों ने बोला कि हम सरप्राइज़ करेंगे। अब उसमें ये रहा इमरजेंसी डिपार्टमेंट खासकर, क्योंकि हम लोग सुबह 9 के बजे को तक पूरा हॉस्पिटल नहीं खुला था। इमरजेंसी जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको हमने असेस किया। उसमें हमने ये पाया कि बहुत सारे डेफिशिएंसीज भी थे और कुछ सर्विसेज अवेलेबल भी थे, जैसे डॉक्टर ड्यूटी पे थे, फार्मासिस्ट ड्यूटी पे थे, पेशेंट्स को वहाँ एडमिटेड थे, उनको केयर मिल रहा था। पर उसके साथ साथ कुछ डेफिशिएंसीज भी थे। डेफिशिएंसीज इन द सेंस, जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है, इक्विपमेंट की कमी नहीं है, की कमी नहीं है, उनको थोड़ा सा हमें स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। स्ट्रीमलाइन करने के लिए और मैन पावर की हमें कमी नहीं है और स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। उसमें यह है कि हमें थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। उसको किस तरह हमें प्रॉपरली अरेंज करें और प्रॉपरली हमें एज पर प्रोटोकॉल हम लोगों को उसको ठीक से करना पड़ेगा। वो मैंने ऑब्जर्वेशन के बाद 1-1.5 घंटा हम लोग बैठे रहे। पेशेंट से भी डिस्कस हुआ, सर्विस अवेलेबिलिटी, मेडिसिन अवेलेबिलिटी के बारे में। बाकी हमारे डॉक्टर्स के साथ भी डिस्कशन हुए, पैरामेडिक्स के साथ भी डिस्कशन हुए और अभी मैं हॉस्पिटल के ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस को देख के आया। उसके बाद फिर हम आज CMO साहब यहाँ आए हैं, तो हम सब बैठ के किस तरह उसको ठीक कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग उसमें हम किस तरह ठीक कर सकते हैं और फर्दर रिक्वायरमेंट क्या होगा, हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं, वो हम असेस कर रहे हैं और डिसीजन होगा। जैसे आप जानते हैं सर, द्रास गेट ऑफ लद्दाख यकीनन है और इसके बाद सर्दी के लिहाज से भी अगर हम देखते हैं तो फारफ्लंग एरियाज में आता है। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट कारगिल के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स, जिसमें शंकु हॉस्पिटल हो या फिर बाकी ब्लॉक्स की हम बात करते हैं, उनमें कहीं बेहतरीन तरीके की जो है वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाती है, जिसमें खासकर परमानेंट पोस्ट के जितने भी वहाँ पे पोस्ट होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स हो या फिर बाकी पैरामेडिकल स्टाफ हो अवेलेबल होते हैं। और वहीं द्रास में इस चीज़ की कमी देखी गई है। हमारे पास एक एक्सरे के लिए यहाँ पे एक बंदा था सर, वो परमानेंट पोस्ट थी उसकी, उसे भी यहाँ से हटाया गया है और यहाँ पे कोई परमानेंट पोस्ट उसकी भी नहीं है। जिसमें हाल ही में आप लोगों ने एक सर्जन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, तो उसमें एनेस्थेसिया न होने की वजह से यहाँ पे सर्जन का यकीनन का होना ज़रूरी है। तो इस तरह के बड़े मसले हैं। गायनी का एक बहुत बड़ा इशू द्रास में रहा है पिछले कई सालों से। तो एडमिनिस्ट्रेशन इन सब को यहाँ पे फुल एंड फाइनलाइज करने में कामयाब क्यों नहीं हो रही है? इतना बड़ा रीज़न क्या हो सकता है इसके पीछे? देखिए, जो मैन पावर में हमारे डॉक्टर्स के खास, जैसे हमारे स्पेशलिस्ट है, मेडिकल ऑफिसर है, पूरे यूटी में हमारे 65% पोस्ट, रेगुलर पोस्ट खाली है जी। इन द सेंस हम बोलेंगे कि 100 में से 35 लोग ही हमारे पास अवेलेबल है। अब उसी को कंपनसेट करने के लिए NHM में हम हायर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। उसमें हमने जनवरी से लेके 2 बार हमने वॉक इन इंटरव्यू किया। उसमें मेडिकल ऑफिसर्स तो काफ़ी आए, फिर स्पेशलिस्ट भी इंटरव्यू में अपीयर भी हुए थे, उनको हमने ऑफ़र भी दिया था। खासकर द्रास के लिए हमने पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन ये 4 हमने आइडेंटिफाई किया था। वो लोग एग्री भी हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो सर्जन ने तो ज्वाइन किया, उसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन ने ज्वाइन नहीं किया। जो गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन थे
वो भी ज्वाइन करने आए, लेकिन उनके फिर सर्टिफिकेशन में कुछ इशू था तो हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। एनेस्थेटिस्ट कोई अप्लाई करने वाला नहीं है। एनेस्थेटिस्ट इसलिए हमारे पूरे यूटी में एनेस्थेटिस्ट की कमी है, सिर्फ द्रास में नहीं है, सांकू में भी नहीं है, हमारा लांसकर में भी नहीं है एनेस्थेटिस्ट। लेकिन जो अल्ट्रासाउंड मशीन मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर अब उसको फिर से जैसे ही हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारा ओवर हो जाएगा 4-5 जून में, इमीडिएटली हम फिर वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। उस वॉक इन इंटरव्यू में फिर से हम मेडिकल ऑफिसर्स के डेफिशिएंसी उसको ठीक कवर करेंगे, स्पेशलिस्ट जितने हमारे पास वैकेंसी उन सबको। उसमें हमारा ये है कि इस साल हम प्रायोरिटी नंबर 1 द्रास को दे देंगे, ताकि ये द्रास का हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फंक्शन हो जाए। बहुत ही सेंसिटिव और क्रिटिकल एरिया में है, हाईवे पे है, जोजिला में रोज़ हमारा कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते रहता है, और विंटर में तो आपका कट ऑफ हो जाता है। और हम ये कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से कि जितना भी हो सके रिसोर्सेज हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्स हो, बाकी रिसोर्सेज हो, हम लगा के द्रास के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को फंक्शन करेंगे। जैसे ट्रॉमा हॉस्पिटल को बनाए हुए काफ़ी टाइम हुआ सर, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, तो इसको फंक्शन न करने के क्या कुछ वजूहात रहे हैं कि इतने सालों से ट्रॉमा हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है वो खाली पड़ी हुई है? तो इसमें डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के साथ इसको फंक्शन करने का आपका क्या इनिशिएटिव होगा आने वाले समय पे? क्योंकि गेट ऑफ लद्दाख है और हाईवे है, आए दिनों काफ़ी एक्सीडेंट्स यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं, तो कभी इमरजेंसी जो है यहाँ पे लागू हो सकती है। ऐसे में इस चीज़ को किस तरह देखते हैं आप ट्रॉमा हॉस्पिटल? जो ट्रॉमा सेपरेट ट्रॉमा हॉस्पिटल जो बनाया है वो सिर्फ बिल्डिंग ही बना है जी। तो पहले जो हमारे डिस्पेंसेशन में वो बिल्डिंग ही बना है, ना उसमें कोई इक्विपमेंट आया, ना मैन पावर आया। बिल्डिंग बनने से हॉस्पिटल नहीं चलेगा, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मैन पावर। फिर इसके बाद जब हम लोगों ने ये देखा कि उस जो ट्रॉमा हॉस्पिटल अलग है उसको चलाने की हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमारा मेन बिल्डिंग बना है उसी में ही हम ट्रॉमा अभी आइसोलेशन में नहीं देखा जाता है। जो हमारा इमरजेंसी है, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है, उसमें ट्रॉमा भी देखा जाएगा और बाकी इमरजेंसी भी देखा जाएगा। इसलिए हमने इंटीग्रेट करके जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल के एंड में जो हमारा नया ब्लॉक बना है उसको ट्रॉमा एक्सीडेंटल ट्रॉमा के उस पर हम डेवलप कर रहे हैं। उसमें मेजरली हमारा ऑपरेशन थिएटर, हमारा दो ऑपरेशन थिएटर फुली रेडी है। हाँ, अभी हमें मैन पावर नहीं मिला है, एनेस्थेटिस्ट नहीं मिला है। जैसे एनेस्थेटिस्ट मिलेगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन मिलेगा, वो हमारा फुली फंक्शनल हो जाएगा। और एडिशनल जो स्टाफ रिक्वायरमेंट है, एक तो रेगुलर साइड से अभी हमारा JNK से बहुत सारे पोस्ट अपोर्शन होके आए हैं, उसमें हमने मैपिंग किया हुआ है। द्रास के ट्रॉमा यूनिट के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल के ट्रॉमा यूनिट के लिए, खालसे के ट्रॉमा यूनिट के लिए, और SNM हॉस्पिटल लेह के ट्रॉमा यूनिट के लिए। उसमें डॉक्टर स्पेशलिस्ट भी है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन भी है, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन भी है, OT टेक्नीशियन भी है, और एक्सरे टेक्नीशियन भी है। वो पोस्ट आ जाएंगे, वो रेगुलर साइट का है वो, लेकिन रेगुलर साइट का उसमें फिर रिक्रूटमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक रिक्रूटमेंट नहीं होता, हम NHM से उसको कंपनसेट करेंगे, सप्लीमेंट करेंगे। NHM का ऐसा है कि अभी हम जब OT कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं जो हमारा ट्रॉमा यूनिट का है, उसमें 8 लोग हैं OT के स्टाफ में, और OT हमारा फंक्शन नहीं है। तो फॉर द टाइमिंग हमने ये किया कि उसको इंटरनली अरेंज करके जो हमारा OT के स्टाफ है, उसमें OT टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, जो ट्रॉमा में हमेशा डील करते हैं, वो लोग हमारा ट्रॉमा यूनिट एक्सीडेंट इमरजेंसी में फ़िलहाल वो लोग वहाँ काम करेंगे। और मैंने BMO इंचार्ज डॉक्टर साहब हैं, उनको भी ये बताया कि एक डॉक्टर, हमारा डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर है यहाँ, और उनके साथ दो एक पैरामेडिकल, एक नर्स और एक और पैरामेडिकल स्टाफ, 3 लोग अभी एम्स न्यू दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में जाके 2 हफ्ते का WHO सर्टिफाइड ट्रेनिंग करके आए हैं। वो ट्रेनिंग करके आए हैं, अब आज से उन्होंने यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंटेशन शुरू करना है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि सबसे पहले आप हमारा एक्सीडेंट और इमरजेंसी यूनिट को आप ठीक करो। तो मुझे ये उम्मीद है कि इसी एक हफ्ते में ये लोग पूरा ठीक करके दे देंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कर सकते हैं। और एडिशनल हमें उसमें कुछ करना पड़ेगा, वो उनका एक प्लान बनेगा, उसी हिसाब से फिर हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। जिस तरह पब्लिक ने अभी आपके साथ कुछ पेशेंट्स थे सर, उनसे भी मुलाकात आपकी हो गई, तो वहाँ पे एक बर्निंग इशू जो द्रास हॉस्पिटल का रहा, सबसे पहले तो डिस्पेंसरी को लेकर एक इशू आया कि 4 बजे के बाद आपकी डिस्पेंसरी जो है वो क्लोज हो जाती है,
ऐसे में इमरजेंसी जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए ही यहाँ पे दवाई वगैरह दस्तयाब होता है। तो इस चीज़ को आपने किस तरह देखा और आगे के लिए किस तरह के स्टेप्स होंगी? और एक बात अहम पूछना चाहेंगे सर, जब भी एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो इसका जो फूड होता है, खाना जो होता है, उसके लिए किस तरह के स्केल आपका होता है कि किस टाइम आपको किस तरह का खाना देना है? से बड़ा सारा बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, जीरो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। उसी तरह हम लोग जीरो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ड्रग्स पे हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बजट की कमी नहीं है। हर सोर्स से, रेगुलर यूटी बजट से भी आता है, एनएचएम से भी आता है, तो हमारे पास बजट की कमी नहीं है। तो मेडिसिन की भी कमी नहीं है। अभी हमने आपने देखा कि फ्लोर हमारा भरा हुआ है। अब उसमें ये है कि उसको थोड़ा मैनेजमेंट का इशू है। अभी हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि इमरजेंसी में हमारा डिस्पेंसरी 24/7 खुला रहेगा। उसमें जितने भी हमारे मेडिसिन अवेलेबल है, टैबलेट हो, इंजेक्टेबल्स हो, और जिस टाइप के भी मेडिसिन हो, वो सारा आज शाम से अवेलेबल हो जाएगा। तो मैंने सीएमओ साहब को बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट से आप बेसिक इक्विपमेंट जो है उसका आप इंडेंट दे दो, हम अवेलेबल कर देंगे। वो ज़रूरी है कि हर प्रोग्राम में है, बजट की कमी नहीं है, तो इक्विपमेंट हमारा आ जाना चाहिए। लेकिन ये हमारा आखिरी सवाल होगा सर आपसे कि एनआरएचएम के थ्रू जितने भी यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ है सर, उनका यही मानना है कि बाकी जगहों में जैसे शंकु हो, चिकन या दूसरे ब्लॉक्स में काफ़ी उनसे कुछ ज़्यादा ही इंसेंटिव उन्हें दिया जाता है, जबकि द्रास फार-फ्लंग एरिया है, उनका यही मानना है कि यहाँ पे उन्हें उनके बराबर कम इंसेंटिव दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं? इंसेंटिव का रैशनलाइजेशन किया हुआ है। अब मैं देखूंगा कि इनको क्यों कम मिल रहा है। वैसे द्रास और गांसकर हार्ड में ज़्यादा होना चाहिए उसको। अगर कोई शुक्रिया सर, समय थे और द्रास के हॉस्पिटल को लेकर कई बार हमने कई मुद्दे आला हुकाम तक अपने इस प्लेटफॉर्म से पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसे में द्रास के लोगों का भी यही मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खुसूसी तवज्जो द्रास के लिए हो, क्योंकि गेटवे ऑफ लद्दाख के साथ साथ नेशनल हाईवे भी है, जहां पे उसके अलावा सरतरीन इलाका है, जहां बिलखुसूस विंटर को यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात भी आती है। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन की यकीनन नज़र है और भी मजीद लोग चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके की नज़र हो, और ये समय की बात होगी। फिलहाल डायरेक्टर साहब से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने ये यकीन दहानी यकीनन कराई है कि आने वाले दिनों पे इस साल पूरा फोकस जो है द्रास हॉस्पिटल को लेकर किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं द्रास के लोग जिस तरह की उम्मीदें इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से रखते हैं, बिलखुसूस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और हेल्थ डिपार्टमेंट से, कि द्रास के हॉस्पिटल को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों पे एक बेहतरीन रिजल्ट जो है वो सामने देखने को मिलेगा। तो फिलहाल गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मुजम्मिल जमील।